हेलो एवरीवन, मैं श्वेता आपका अपने डीएसडी स्टडी चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूपी टेट 2020 की प्रिपरेशन कराने के लिए पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला शुरू की है। उसी के चलते मैं यहाँ पर आपकी पर्यावरण अध्ययन की तीसरी श्रृंखला लेकर आई हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ दोस्तों आप ये भी देखते चलिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपका, पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, बी पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, सी पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, डी पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल व समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन दोस्तों, इसका आपका सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मतलब पर्यावरण शिक्षा जो है आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। अच्छा दोस्तों, समझने वाली बात है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा तो हम बचपन से सीखना शुरू करते हैं और जीवन भर हम सीखते ही रहते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये शिक्षा आपकी मतलब ये आप घर पे भी तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी किसी से, बड़ों से कुछ ना कुछ हमें सीखना तो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण शिक्षा जो है आपकी कैसी शिक्षा है, मतलब ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है सभी लोगों को शामिल करना चाहिए और संतुलित रूप से जो है कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए कि सभी लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन है पुष्प उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से और डी फल उत्पादन से। तो जो नीली क्रांति है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नीली क्रांति का आपका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम इसके साथ साथ और क्रांति को यहाँ पे देखते चलेंगे। नीली क्रांति का तो मत्स्य उत्पादन हो गया, और श्वेत क्रांति जो होती है इसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। जो दुग्ध उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? श्वेत क्रांति का। और आपका जो है ये हरित क्रांति होती है, हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति होती है, इसका संबंध होता है सभी क्रांतियों के सम्मिलित स्वरूप से। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन है भूमि, बी ऑप्शन है धर्म, सी समुदाय, डी परिवार। ठीक है दोस्तों, तो मानव पर्यावरण के अंतर्गत सभी कारक सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मानव के जो चारों तरफ हमारे आसपास में क्या क्या है, जैसे मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार तथा संचार, ये सब क्या है, हमारे जो आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके क्या मानव पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन, मानव पर्यावरण के अंतर्गत कौन सा घटक नहीं होगा इनमें से? धर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 4, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आग्नेय। जो आपकी पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है वो कौन सी है? आग्नेय। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ हम इसके बारे में समझते हुए भी चलते हैं। पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न हलचल के स्वरूप क्या होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल सी उत्पन्न होती है, और पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो बाहर आने के कारण उस लावे को क्या नाम दिया जाता है? ज्वालामुखी मुखी के नाम से उसे जाना जाता है। अब ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और जब ये मैग्मा आपके बाहर आ जाते हैं और ठंडा होने के बाद इन्हें क्या आग्नेय शैल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शैलों के मतलब ताप, दाब और अपरदन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा रूपांतरित एवं अपसादी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका,
इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। अब दोस्तों समझ लेते हैं ऑक्सीजन के जो इसमें आपका पहले देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ओजोन। सी ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही है। अब ऑक्सीजन के जो 3 अणु से मिलकर क्या होता है, ये ओजोन बना होता है। ठीक है, ओजोन गैसों का जो ये स्तर होता है समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों। और ओजोन स्तर जो होता है ये सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, घातक किरणें आती हैं, कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो ये उन्हें जो है आपकी पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, और वर्तमान में जो ओजोन परत कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, ये पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण आपकी क्या बहुत सी बीमारियों का कारण यही होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है वो आपकी क्लोरीन गैस होती है। ठीक है, जिसके एक अणु ओजोन के आपके 1,00,000 अणुओं को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि क्लोरीन गैस का एक अणु आपके ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ओजोन। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब जलवाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, बर्फ या जलवाष्प। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जलवाष्प के रूप में होता क्या है कि पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जो है जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ताप जो है जब निम्न ताप हो जाता है तो उसके कारण ये पुनः संघनित होकर आपके वर्षा के रूप में क्या पृथ्वी पर वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन है इसके गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, बी ऑप्शन है गर्म शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, सी ऑप्शन है शीतल ध्रुवीय जलवायु में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, गर्म शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। अब समझ लेते हैं इसका क्या है यहाँ पर। ये कटीली झाड़ियाँ मतलब यहाँ पर आपकी क्यों पाई जाती हैं। अब ये क्या होता है, गर्म तथा शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं इसमें पानी की कमी के कारण यहाँ पर जो है पादप कटीली तथा झाड़ीयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वास्तव में होता क्या है, वास्तव में जो है यहाँ पे मरुस्थलीय जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली हो जाती हैं। ठीक है, और जिसके कारण जो है वाष्प उत्सर्जन की दर जो है घट जाती है और पौधे जो है आपके लंबे समय तक यहाँ पर नमी बरकरार रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इससे यहाँ पर आपको और भी ये जानकारी मिल गई है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चाय, बी ऑप्शन कपास, सी जूट और डी रबड़। तो स्वर्णिम रेशा कहा जाता है दोस्तों कपास को। ठीक है, अब कपास बस इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है और जानने के लिए, तो अब आपको यहीं पे इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है, कपास को। नेक्स्ट, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र। अच्छा, इसको पृथ्वी साथ साथ में इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है शुक्र को भी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ और जानने वाली है दोस्तों, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार होता है लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, और यह जो है इस ग्रह को सुबह शाम देखा जा सकता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है कि सुबह का तारा और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सौर मंडल का दूसरा ग्रह भी आपका क्या है, शुक्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। ऑप्शन है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और तिब्बत का पठार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें तिब्बत का पठार जो है आपका राइट आंसर है। इसमें विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। और दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है और जो लगभग 14,800 फीट है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो है आपका यह दक्षिण में जो आपका ये वाला पठार जो है दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला
मकान मरुस्थल तक इसका विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, और इसके इर्द गिर्द जो है विश्व में सबसे लंबे 14 पर्वत पाए जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, और डी ऑप्शन है आपका भूस्खलन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, रासायनिक आपदा जो है आपका मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का कारण है। बाकी आपके भूकंप, सुनामी और भूस्खलन ये आपकी जो है आपकी प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भोपाल गैस आपदा, भोपाल गैस आगरा के लिए, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। मैं आपको इसका राइट आंसर, सॉरी राइट क्वेश्चन, एक मिनट अभी मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन के प्रिंट होने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। क्वेश्चन आप दोबारा से सुन लीजिए, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसके ऑप्शन आपके सही होंगे, सॉरी इसके ऑप्शन है आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों भोपाल गैस आपदा के लिए जो है आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिम्मेदार है। इसमें आपका क्या हुआ था दोस्तों, इसमें जो है आपका दिसंबर में भोपाल में क्या हुआ था, दिसंबर में 1984 को ये जो आपदा हुई थी, भोपाल गैस आपदा जो आई थी, ये आपकी भोपाल में 1984 में दिसंबर में घटित हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, पेट्रो रसायन कंपनी में बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, लीकेज हुआ था, जिसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस, इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस आपकी जो है इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आप में ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल में आपका ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन हैं आपके नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई भी संबंध नहीं है। अब समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अच्छा, पर्यावरण को जो चीज़ें हमारे नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें होती हैं वो मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ही आप क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे उत्पन्न जो प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस गैसों से जो आपका जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रमुख गैसें होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है प्रभाव पहुंचाने वाली मेन गैसेस कौन कौन सी हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, और जबकि नाइट्रोजन जो है N2 गैस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसकी प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपकी प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोंकणधारी वन और मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आपका जो है समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन जो हैं आपके नष्ट होते जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं और इनमें जो है ज्वारीय, इन्हें क्या कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंग्रोव वन जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी एक विशेष भूमिका रखते हैं। ये क्या होता है, समुद्री इलाकों में जो है आपके जैसे तूफान, सुनामी आदि से क्या है मानव की रक्षा करते हैं, इसलिए आपका मैंग्रोव वन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में
प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज कराने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल और मापने का कौशल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, संप्रेषण कौशल का आपका विकास होता है। मतलब बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने और मौसम दर्ज कराने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का? संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते एवं संस्कृति, मकान एवं सड़कें एवं पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत मतलब पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण जो है हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है वही हमारा पर्यावरण है। अब उसमें क्या है? उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और रिश्ते नाते, संस्कृति, मानव एवं सड़कें तथा पूजा स्थल, ये सभी चीज़ें आपके पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा और सी बाल श्रम और डी अनिवार्य शिक्षा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। और यहाँ पर इसमें शारदा एक्ट जो है आपका दोस्तों कब आया था? 1929 1929 को आया था। और इसके तहत दोस्तों लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि आप उन्हें क्या करोगे? बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप उन्हें सही उत्तर अच्छी तरीके से समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है, छात्र स्वतंत्र पूर्वक समस्या अब को हल करने के लिए क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम छात्रों को वही उत्तर समझा दें तो वे अधिगम के लिए क्या दोस्तों? प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो सीखने के लिए वहाँ पर उनके अंदर क्या उत्सुकता हो जाती है कि वो सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है इसके परिवार से, बी ऑप्शन विद्यालय से, सी ऑप्शन सांस्कृतिक केंद्र से और डी ऑप्शन धार्मिक केंद्र से। दोस्तों बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अधिकतर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये आपका सी टेट और यूपी टेट दोनों में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सी टेट में तो दोस्तों 101% ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है। तो इसका बच्चों का जो सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? परिवार से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ये। अब परिवार ही बालक का क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय माना जाता है। ठीक है, और जहाँ पर क्या होता है आपकी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी कहाँ से होती है? परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार आपका जो है, परिवार को सामाजिकरण का प्राथमिक पाठशाला क्या कहा जाता है? प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन है दूध, बी मांस, सी सोयाबीन और डी अंडा। आपका दोस्तों प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, अब सोयाबीन में जो है लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर रोग होता है, जो जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शरीर के लिए आपका क्या प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से। कितना पाया जाता है? लगभग 43%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन है इसका सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीधा। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है दोस्तों सीधा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो दोस्तों प्रकृति में जो है आपका ऑक्सीजन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न है, हरे पौधे। हरे पौधों से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हरे पौधों से तो मिलती है। अब क्योंकि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अब आपको पता है कि पौधे अपना ऑक्सीजन का तो उत्सर्जन कर देते हैं, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलीज करते हैं, तो पौधे क्या कर लेते हैं? उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का बैलेंस बना रहता है।
नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। ऑप्शन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, और बी ऑप्शन है ग्रंथालय, और सी ऑप्शन है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का मतलब हम कुछ भी क्रिया करने जाएंगे तो उसके लिए कुछ सामग्री का तो हम इकट्ठा करेंगे ना। और दूसरी बात ग्रंथालय, वहाँ से भी हमें जो है सीखने के लिए बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, अब हम जाकर कहीं पर सर्वे करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हम किसी भी चीज़ पर अगर सर्वे कर रहे हैं तो हम उसके बारे में जानेंगे तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। तो इसलिए आपके ये तीनों ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन है तपेदिक, बी ऑप्शन कैंसर, सी अल्सर, और डी ऑप्शन है आपका अनिद्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी। धूम्रपान से जो होने वाला प्रमुख रोग है दोस्तों कैंसर है। ठीक है, क्योंकि धूम्रपान से क्या होता है, मुख्यतः फेफड़ों तथा मुंह का कैंसर हो जाता है, और कैंसर जो है आपका विषाणुजन्य रोग है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत उत्तक नष्ट होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप आपके जैसे चोट वगैरह अगर लग जाए तो इसके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन रिकेट्स, बी ऑप्शन रतौंधी, सी स्कर्वी, डी क्वाशरकोर्क। दोस्तों आई होप इसमें से आपको ये मैं जो आपके लिए श्रृंखला लेकर आई हूँ इसमें आपको आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको आते होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि प्लीज़ आपको कितने इसमें से आप कितने आंसर्स सही बता पाए हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है आपके रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशरकोर्क। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो आपका रोग है दोस्तों बी रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या हैं? मछली के यकृत का तेल, और गाजर, टमाटर, मक्खन आदि आपके जो है विटामिन ए के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती हैं। ऑप्शन है 72, बी 70, सी 75 और डी 80। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 72। 72 बार आपका जो है विश्रामावस्था में एक व्यक्ति की स्वस्थ व्यक्ति के जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका डी। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण हैं ये उपरोक्त सभी। वनों की कटाई और शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी आपके प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, और ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हों जिसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, जिसमें समस्याएं होनी चाहिए। अब क्या हो, अब हमारे विद्यार्थी के अब जुड़ी हुई समस्याएं होंगी तो विद्यार्थी उन्हें अच्छी तरीके से जान सकता है, और उनके बारे में पहले से जानता भी है, तो वो उसमें क्या इंटरेस्ट लेगा, और जब इंटरेस्ट लेके करेगा तो उसे अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:40, 1:50 और 1:60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:30, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र शिक्षक अनुपात होता है 1:30 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, बी ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, सी साल भर अधिक जाड़ा एवं ठंड, डी ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी।
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौसम के दृष्टिकोण से जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में क्या होता है, वर्ष भर गर्मी रहना, और इन प्रदेशों का जो है, ये जो प्रदेश होते हैं इनका प्रमुख लक्षण होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही। यानी कि यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं इनका प्रमुख लक्षण क्या होता है, वर्ष भर यहाँ पर गर्मी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्रश्न आपके आज 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी, और इसमें दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ, आप इन्हें देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आप इसे व्हाट्सअप और अपने दोस्तों को जो भी यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और प्लीज़ इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।